So लास्ट क्लास में हमने देखा था इंटीग्रल्स को, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और उनके कन्वर्जेंस को देखा था. नाउ वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, और वो टॉपिक वहीं पर एंड होगा. दिस वीक यू विल हैव द ट्यूटोरियल ऑफ दैट टॉपिक. Today we are going to start this power series, and along with power series we will also see what is the Taylor series. तो briefly हम लोग power series को देखेंगे in short, and then we will move on to the Taylor series, and then we will see some problems which are related to Taylor series. ठीक है, तो सीरीज का कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी देखा हुआ है. सो बिल्डिंग अपॉन दैट कॉन्सेप्ट ओनली यू हैव सीन व्हाट अ सीरीज इज. तो अगर हम उसको रिकॉल करते हैं तो आपने कुछ देखा है कि इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होगा वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम लेट अस से 1 टू इंफिनिटी, दिस इज an infinite series. So this is an infinite series. So you talk about its convergence and divergence. So either it will be convergent or it is divergent. तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. नाउ दीज टर्म्स ए एन आर फिक्स्ड टर्म्स. तो अगर हम Sir, your screen is not visible. ओके ओके नाउ इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके. सो इनफाइनाइट सीरीज में आपने देखा कि दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. आइदर इट इज कन्वर्जेंट और इट इज डाइवर्जेंट. तो डाइवर्जेंट पार्ट में ऑसिलेशन वाला सीरीज भी आपका इंक्लूड होता है. So now suppose what we do is we try to consider some different type of series which we will call as power series. और थोड़ा सा डिफरेंस होगा पावर सीरीज में और ये नॉर्मल सीरीज में. सो एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म sigma an xn, where this starts from let us say 0 to infinity. Okay. So this is called a power series. Now the difference between the above term, above series and this one is that we have this term x to the power n multiplied by each term of the sequence a. ठीक है, तो हर एक टर्म के साथ क्या हो रहा है आपका एक सीक्वेंस में ये x टू द पावर n भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके. तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो दिस सीरीज एक्चुअली इज अ डिफरेंट सीरीज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x. तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग अ डिफरेंट इनफाइनाइट सीरीज. वेरिएबल में आप अलग अलग वैल्यूज को पुट करोगे, you will get a different series. So the question is about the convergence of these different series. One way is to put it like this, that for what values of x we will get the convergent series. Then it can be also put in a different way. इसी क्वेश्चन को आप ऐसे फ्रेम कर सकते हो कि for what values of x the power series is convergent. ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है. यानी एक तरीका ये हो सकता है कि हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x को रख करके बहुत सारे इनफाइनाइट सीरीज उठा लें और वो सारे सीरीज में से देखें कौन सा कन्वर्जेंट है और कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है. या फिर हम डायरेक्टली ऐसा करें कि वो पावर सीरीज कोई जनरल तरीका उठाएं और उस पावर सीरीज के बारे में डिसाइड कर लें कि फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x इट विल बी कन्वर्जेंट एंड फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x इट विल बी डाइवर्जेंट. सो द लेटर वे इज नॉट द बेस्ट वे टू डू. पहला वाला तरीका आपका जो है वो उसमें आप क्या होगा कि आपको बहुत सारे सीरीज को हैंडल करना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट आल्सो फिजिबल. दूसरे तरीके में क्या है कि आप एक ऐसा मेथड डेवलप करोगे जहां पर आप पावर सीरीज को इन जनरल एज अ सीरीज हैंडल करोगे और फिर वहां पर आप देखोगे कि फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ x दे आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. नाउ दिस इज अनदर वे ऑफ सीइंग दिस इज दैट इट इज सम काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन x एंड sigma an xn. So we can also think about a kind of function in this way. Okay, so we can think of a function which maps every element to some value obtained by this series. Now this will make sense only if the sum is finite. Okay, only if the sum is finite.
तो ये पावर सीरीज को देखने का एक तरीका ये हो सकता है, दिस इज वन वे, दैट दिस डिफाइंस सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन बिटवीन x एंड द करेस्पॉन्डिंग पावर सीरीज। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं एक्चुअली में। हम देख सकते हैं कि जब भी ये सम फाइनाइट होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंटरवल में या उस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के साथ एक फंक्शन हम एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, is it clear ना? So far it is clear. So let me give you a few very basic examples of power series जो ऑलरेडी आपने देखे हुए हैं। तो one example is this sigma x to the power n, where n is starting from 0 to infinity. So that is the series 1 plus x square and so on. So that is a power series। और यहाँ पर आपने देखा कि जो आपके कोफिशिएंट्स हैं a n is equal to 1 for all n. So what can we say about the convergence of this series? So this is the geometric series ना, ये geometric series हो गया आपका, this is the geometric series and it converges for mod x less than 1. So the interval of convergence is the open interval -1 to 1. Okay, -1 से 1 में कन्वर्जेंट है। तो आप इसको पावर सीरीज के भी फॉर्म में देख सकते हो, where you are getting this an equals to 1. Now more interestingly, you also see that there is a kind of simple way to represent this entire infinite sum. So that is what you write as the sum of the infinite GP. So suppose you have this one, so this is equal to what the outcome of the function is, 1 minus x when this mod x is less than 1. ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर हम ऐसा फंक्शन लेते हैं तो ये आपका देखो क्या आ गया, ये आपका आ गया एक फंक्शन fx, दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज अ पावर सीरीज। But remember this holds true in the interval -1 to 1. In fact, open interval -1 to 1, because the sum is finite only in this interval. ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ फंक्शन का और पावर सीरीज का तभी होल्ड करेगा जहां पर उसका सम जो है वो फाइनाइट आ रहा हो। इज दिस एग्जांपल क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो पावर सीरीज को हम लोग ऐसे, जैसे भी पावर सीरीज आपने देखा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, पावर सीरीज को आप थोड़ा सा और जनरलाइज भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल एन इनफाइनाइट सीरीज of the form, an infinite series of the form this sigma an x minus, let us say c to the power n, where the sum may start from 0 to infinity, then is the power series around c, power series around c belonging to r. तो आपने c कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया, अगर आप ये एक्सपेंशन करो तो दिस इज दी पावर सीरीज अराउंड c। तो पहला वाला पावर सीरीज जो था वो आपका बेसिकली क्या था कि स्टैंडर्ड टाइप था, जो हम लोग बोलते हैं पावर सीरीज अराउंड 0। तो अगर आप c की जगह 0 पुट कर दोगे तो वो जो स्टार्टिंग वाला डेफिनेशन था हमारा वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे अगर आप पिछले वाले ही प्रॉब्लम को देखो, फॉर एग्जांपल द प्रीवियस वन, सपोज करो कि हम ये ज्योमेट्रिक सीरीज को अराउंड 1 लिखना चाहते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू राइट इट एज x minus 1 होल टू द पावर n, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम दिस 0 टू इंफिनिटी। सर यस सर, इन द अबव डेफिनेशन जो आपने an लिखा हुआ है वो भी एक सीक्वेंस है? यस, an वेयर सर बिलो, सर जो आपने जस्ट अभी डेफिनेशन लिखी पावर सीरीज की। ओके, an x minus c to the power n। जैसे इसमें जो an है वो एक सीक्वेंस की तरह वर्क कर रहा है। हाँ, और ये फिर an will be some function of n। जैसे आप पावर सीरीज में देखते हो कि सपोज 1 by n फैक्टोरियल आ रहा है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें 1 by 1 फैक्टोरियल, सेकंड टर्म में 1 by 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो कुछ भी ऐसा होगा विच इट इज सम फंक्शन ऑफ n, तो वो इसीलिए n से डिनोट कर रहा है an। बट वो क्या होगा, x पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल बी सम इंडिपेंडेंट ऑफ x।
Okay, thank you, sir. तो x माइनस वन टू द पावर n को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आप देखोगे बिल्कुल सिमिलर जाएगा. द ओनली डिफरेंस विल बी दैट दिस पावर्स विल कम फॉर, पहले x के लिए आ रहा था, अभी ये पूरा जो पावर्स आ रहे होंगे दे विल बी फॉर x माइनस वन. तो कन्वर्जेंस का जो इंटरवल होगा वो भी आप देखोगे शिफ्ट कर जाएगा. सो नथिंग मोर विल चेंज, द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस शिफ्ट कर जाएगा. जैसे पहले आपने देखा था मॉड x लेस देन 1, तो अभी आ जाएगा आपका मॉड x माइनस 1 लेस देन 1. दैट इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. So this example, and in general we can say that if we shift the power series around some point instead of 0, so as such qualitatively कुछ change नहीं होगा. उसका कोई ऐसा convergence divergence में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा. Only thing will be that the interval of convergence might shift. ठीक है, तो इसीलिए for sake of simplicity in cases where taking the power series around 0 makes calculation simple, तो वहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि we can bring it to 0. Okay, so now the question is how to check whether given power series is convergent or not. So as such power series आपके में कोई detailed topic नहीं है, so we will not going into all those details. So briefly इसको हम देखेंगे, and the task is to go up to the Taylor series by building upon the basics of power series. So let me give another example and to understand the problem of convergence through this example. So this is again a familiar infinite series. We have x to the power n over n factorial. Suppose this starts with 0 to infinity. Now what we need to do is we need to test of its convergence. Okay. So test its convergence. So convergence test करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं the test which we have already used in case of the series. ठीक है, तो ऑलरेडी आपने सीरीज के केस में जो टेस्ट यूज किया उसको आप देख सकते हो. दैट इज द वन ऑफ द टेस्ट इज द रेशियो टेस्ट. so we will apply the ratio test. तो रेशियो टेस्ट आप देख लें कैसे अप्लाई करते हैं. so here you can see what is an आपका हो रहा है 1 by n factorial and tn is the term of the power series. so an और tn में डिस्टिंक्शन कर रहे हैं so that there might not be any confusion. तो tn आपका क्या हो रहा है, tn हो रहा है आपका x to the power n over n factorial which is the nth term of the power series, और ये coefficients हो रहे हैं exponents of x के. Now you will apply this ratio test by taking the absolute value of the ratio, that is tn plus 1 by tn. ये रेशियो लोगे और आप इसका लिमिट निकालोगे when n goes to infinity. Now you need to impose the condition and you need to see for what values of x this limit comes out to be less than 1. ये लिमिट आपको ऐसा देखना है कौन से x की वैल्यूज के लिए ये लिमिट का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है. So here once you put the values of this tn plus 1 and tn, what you will get is x to the power n plus 1 in the numerator, and correspondingly you will get x to the power n in the denominator, and then you will have this n factorial in the numerator and n plus 1 factorial in the denominator. So overall with cancellations and all those things, what we will have is mod x over n plus 1. Now limit is going to 0. n is going to infinity. That is 1 by n plus 1 is going to 0. So for what values of x the limit will be less than 1? क्या हो जाएगा भाई, ओवरऑल लिमिट क्या आ जाएगा इसका? x तो आपका बाहर आ जाएगा ना, x से तो इंडिपेंडेंट है. x is some fixed real number. कोई भी ऐसा नंबर हो रहा है तो it will be independent of this limit. तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, this is mod x into limit of 1 by n plus 1. So that is mod x into 0. This will come out to be 0, and this is independent of x. So we'll write it as for all x belonging to R. So that limit is less than 1 for all x belonging to R. That means the convergence or the absolute convergence of the series holds for all x belonging to R. So from here we can say that this xn by n factorial converges absolutely for all x belonging to R. For x belonging to R.
Okay, so that is the ratio test. आपको इसका रेशियो ले लेना है and then you need to see for what values of x it is coming out to be less than 1. तो कहीं कहीं पर तो आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि the limit is independent of x and it is whatever value of x you put here it will be less than 1. So in this cases the entire real line is the interval of convergence, but sometimes we need to impose certain specific conditions. जैसे आप geometric series में देखोगे आपके पास limit जो आ जाएगा वो mod x आ जाएगा. तो mod x आने की वजह से वहां पर आप देखोगे लिमिट लेस देन 1 ओनली इफ mod x इज लेस देन 1. ओके, सो जैसे आप इसमें देख सकते हो अप्लाई करोगे अगर आप रेशियो टेस्ट, तो इन द सीरीज this sigma x to the power n, which is the geometric series, converges if this mod x is less than 1. तो mod x is less than 1 कैसे आया आपका by ये आ गया again by the ratio test. Now the question is suppose we have a power series. अभी पावर सीरीज के लिए ऐसे रेशियो टेस्ट हम लगा सकते हैं, तो देख सकते हैं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस उसका क्या होगा. नाउ देयर आर अदर वेज आल्सो. कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये जो पावर सीरीज होगा इसके किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के बारे में पता होगा कि दिस इज डाइवर्जेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि सपोज वी हैव दिस पावर सीरीज इन रिटन इन दिस वे x to the power n by n. Okay, and then n is starting from 1 to infinity. Suppose in this way we put x equals to 1, so you will get a particular type of series. So putting x equals to 1 we get that is sigma 1 by n, where n is from 1 to infinity. What we can say about this series? Sigma 1 by n क्या होगा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और व्हाट? डाइवर्जेंट. तो इस में क्या है कि अभी हमें ये सिंपली क्योंकि हमें ऑलरेडी सीरीज के बारे में पता था, तो ऐसा देखा कि x की जगह 1 रखने पर ये पर्टिकुलर टाइप का सीरीज आ रहा है जिसके बारे में हमें पता है कि ये डाइवर्जेंट है. सो व्हाट कैन वी से अबाउट द नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन और लेस देन 1? कैन वी से समथिंग और देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन? इस रिजल्ट को हम देखते हैं और ये हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा यहाँ इस पार्ट का, जहां पर क्या होगा हम लोग किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को जानने से एक इंटरवल के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं. दैट इज द पॉसिबल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. सो दैट इज द थ्योरम. सपोज करें कि ये पावर सीरीज है. सपोज दिस पावर सीरीज सिग्मा a n x n converges for some real number c1 in R and diverges for some c2 in R. For some c2 in R. जैसे आपने पहले वाले अभी जो एग्जांपल लिखा हमने उसमें आपने देखा कि x equals to 1 एक ऐसा नंबर मिल रहा है. 1 is a number for which the power series is divergent. So this statement is saying that there is some number c1 for which we know that it is convergent and there is some number c2 for which we know that it is divergent. So we can say that the power series converges absolutely. The power series converges absolutely. This is converges absolutely for all x whose absolute value is less than the absolute value of c1. Okay. And also power series is divergent. Power series diverges for mod x greater or equal to mod x greater than this mod of c2. तो what this result is giving us, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने ये रियल लाइन है, सपोज दिस इज द रियल लाइन. रियल लाइन में आपने पावर सीरीज को देखा और आपने एक नंबर ऐसा निकाल लिया. सपोज करो दिस इज द नंबर c1. आपको पता चल गया कि भाई c1 के लिए ये कन्वर्जेंट है. तो पावर सीरीज जो आपने लिखा हुआ है, पावर सीरीज का जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो है सेंटर्ड एट 0. ठीक है, ये हमारा जो पावर सीरीज है वो सेंटर्ड एट 0 है. तो थोड़ा सा 0 के अराउंड हम क्या देखेंगे, सिमेट्री हो रहा है. सपोज करते हैं ये पॉइंट है ऐसा एंड लेट मी राइट इट एज -c1.
एक पार्ट ये हो गया। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको दिखेगा कि इस C1 के लिए कन्वर्जेंट है, सो फॉर ऑल दोज x दिस इज 0, इस पूरे पार्ट में सिर्फ C1 पे कन्वर्जेंट होना इंप्लाई करेगा कि ये पूरा पार्ट में आपका पावर सीरीज जो है वो क्या हो रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। किसी एक नंबर पर अगर कन्वर्जेंट हो जाता है, सो यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट एन एंटायर इंटरवल। सिमिलरली, if suppose this is the number, let us say this is the number C2, and again this is, suppose this is minus C2, and here we are assuming that C2 is positive, it can be negative also. So likewise we can see that absolute value will not make any distinction between the positive and the negative part. तो अभी यहाँ पर जो आपका ये वाला पार्ट आ रहा है पूरा, ये पूरा इंटरवल है और ये पूरा इधर से एक इंटरवल आ रहा है, तो इस पूरे पार्ट में क्या हो जाएगा, इस पूरे पार्ट में आप बोल सकते हो डाइवर्जेंट, जस्ट बाई looking at the convergence or divergence at the point C2. So that is the result. तो इसी रिजल्ट को देख करके अगर हम बोलें तो पिछले वाला जो प्रॉब्लम हमने रखा था जिसमें हमने x की जगह पर 1 रख के देखा कि हमें एक डाइवर्जेंट सीरीज मिल रहा है, ठीक है, इन दिस वन while putting x equals to 1 we are getting a divergent series. So what can we say about the possible set of convergence? कहां पर ये डाइवर्जेंट होना श्योर है और कहां पर इसका कन्वर्जेंट होना श्योर है? So what we can say here, we can say that this sigma x n by n is divergent for mod x greater than 1. Is it okay? Sigma xn by n is divergent for mod x greater than 1. Can we say in view of this theorem? Okay, all of you, do you agree with this result that this sigma xn by n is convergent? Yes sir. So it is divergent for mod x greater than 1. तो डायरेक्टली आपने एक पॉइंट को देख करके बोल दिया कि ये डाइवर्जेंट होगा. नाउ तो इससे हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है, पॉसिबल सेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो सकता है. तो अगर हमारे पास कोई पावर सीरीज है तो कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज का जो सेट होगा उसका बिहेवियर या वो कैसा सेट हो सकता है. सो वन पॉसिबिलिटी इज दैट द सेट इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस ऑन द एंटायर रियल लाइन. That means the set of convergence is the set of real numbers. Now one thing which is trivially true is the convergence only at 0, only at x equals to 0. And remember this, we are discussing about the standard power series, that is an x to the power n. तो इसका सेंटर 0 पर है. लाइकवाइज अगर कोई पावर सीरीज आपका है जिसका सेंटर किसी और पॉइंट c पर है तो c पर उसका कन्वर्जेंट होना ट्रिवियली ट्रू है. Now the other possibility is that the convergence will be in some interval. It can be in some interval which can be open, or it can be closed, or it can be semi-open or semi-closed. So convergence of power series का जो set हो सकता है, set of convergence, that can be any of these possible set. तो अगर आप इसको चेक करते हो इन दी नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में अगर हम पावर सीरीज को देखते हैं, सेंटर है 0 पर और 0 पर तो ये कन्वर्ज करेगा ही करेगा. बट अगर ये कन्वर्ज करता है तो किसी इंटरवल में कन्वर्ज करेगा. सपोज करो कि ये उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है. लेट अस राइट इट, दिस नंबर इज r, तो दिस नंबर इज -r. इस पूरे इंटरवल में पावर सीरीज कन्वर्ज कर रहा है. दिस इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. अगर कोई सीरीज डाइवर्ज करेगा तो आपको पता है कि वो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू से डाइवर्ज करता है. जिस तरह से वो लेफ्ट में डाइवर्ज कर रहा है जिन वैल्यूज पर, उसी वैल्यूज पर राइट में भी डाइवर्ज कर रहा होगा. So from this point we can say that the intervals will be in some form of a circular shape. We can think of this as a circle in one dimension. ठीक है, अगर आप इसको R2 में देखोगे तो this will be a complete circle with center at origin. ठीक है, तो R2 की टोपोलॉजी में ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर पर सर्किल हो जाएगा. बट here you can think of it on a real line as an interval which is a kind of a circle with origin being the center. So this term, this number r is called the
radius of convergence, because it converges inside this interval and it is divergent outside the interval. तो ये इधर भी divergent हो रहा है और इधर भी ये divergent हो रहा है. So this R is the radius of convergence of the power series. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का आइडिया देखो उसी थ्योरम से आ रहा है, बिकॉज थ्योरम हमें बता रहा है कि अगर r पर कन्वर्जेंट है तो फिर मॉड x लेस और इक्वल टू r पे तो कन्वर्जेंट होना ही है उसको. So that means that is covering an entire circle, or the symmetry about the zero is inherent in that result. Similarly डाइवर्जेंस के लिए भी ट्रू है. अगर r के बाहर ये डाइवर्ज हो रहा है तो फिर r के राइट में भी डाइवर्ज होगा और r के माइनस r के लेफ्ट में भी डाइवर्ज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हो. यू कैन डिफाइन दिस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस and that is defined as a unique positive real number. That is a unique positive real number r such that the power series sigma an xn converges absolutely for mod x less than r. So it could be equal to also, but for that we need to check the convergence at the end point, and diverges for mod x greater than r. So ऐसे नंबर को, ऐसे पॉजिटिव नंबर को आप बोलोगे दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका 0 हो जाएगा अगर ये सिर्फ 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, और अगर आपका ये पूरा रियल लाइन पे कन्वर्ज कर रहा है देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इनफाइनाइट. ठीक है, इज इट क्लियर? दिस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. सो अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को, सो इन दिस एग्जांपल xn by n factorial radius of convergence, what is the radius of convergence of this series? 1. ओके, चेक करिए आप लोग इसका कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा. इसका आपने लिमिट भी निकाला हुआ ऑलरेडी. Infinite. It is convergent for all entire real line. ना all real numbers के लिए convergent है, so radius of convergence is infinite. Now what about the radius of convergence of xn? Radius of convergence of xn is 1. Now the question is radius of convergence 1 होने का मतलब है कि इसका interval of convergence की possibility क्या हो सकती है. What are the possible values of convergence of convergence set का possible value क्या हो रहा होगा. It can be -1 to 1 closed interval, it can be -1 to 1 open interval, then it can be semi open or semi closed interval. तो अगर आप इसी एग्जांपल में देखो, so possible sets of convergence, इसमें हो सकता है आपका possible sets of convergence, because -1 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर के लिए हम श्योर हैं, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द एंड पॉइंट्स. इट कुड बी -1 to 1, then it could be something like -1 to open interval 1. Okay, then this can be anything like, for example, -1 से closed interval 1, or it could be the open interval -1 to 1. These are the 4 possibilities, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है आपका रेडियस 1 आ रहा है. अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, टू एलिमिनेट दीज पॉसिबिलिटीज वी नीड टू सी द बिहेवियर एट x equals to 1 and x equals to -1. तो आपको पता है कि ये x equals to 1 रखने पर at x equals to 1 the series become sigma of 1 which is divergent. तो 1 आपका चला गया, this is divergent. Now again for x equals to -1 the series has oscillatory behavior, so this is -1 to the power n. Again this is divergent. So therefore the interval of convergence comes out to be, or the set of convergence, interval of convergence is -1 to 1 open interval.
Clear है? -1 to 1 open interval. Now let me give you another example where the case will be same, but the interval of convergence will be a little bit different. अगर आप पावर सीरीज देखते हो x to the power n by n, where n is starting from 1 to infinity. तो अगेन यहाँ पर भी आप जानते हो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपने निकाला हुआ है. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी 1. So again possible points of convergence जो आपको चेक करने होंगे वो है -1 and 1. So for x equals to 1 it is divergent. It is divergent. ठीक है, इस पार्ट को आपको वेरीफाई करना है. रेडियस ऑफ यस सर अपन ने इस वाली सीरीज में अपन ने जब 1 निकाला था तो अपन ने उसको C2 के इक्वेट किया था. मतलब अगर डाइवर्जेंट की बात करी थी, मैं x equals to 1 पे डाइवर्जेंट की बात करी थी, बट हमने ये नहीं किया था कि वो किस पर्टिकुलर नंबर के लिए कन्वर्जेंट है. ठीक है. यस सर. तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे हमने बोला आपको रेशियो टेस्ट, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया वेरीफाई करना है आपको. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1. तो सिंपली व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू पुट द रेशियो टेस्ट. यू विल ट्राई टू अप्लाई रेशियो टेस्ट. रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे तो आपके पास जो लिमिट आएगा वहां पर आपको देखना होगा कि क्या कंडीशन रखने पर लिमिट लेस देन 1 आ रहा है. ठीक है. तो जैसे आप देखोगे फॉर एग्जांपल तो वहां पे आपको मिलेगा mod x लेस देन 1. ठीक है. इसमें आप लिमिट जब रखोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, एंड में लिमिट mod x आ जाएगा. तो mod x लिमिट आ रहा है रेशियो टेस्ट के बाद. सो यू विल पुट दिस कंडीशन mod x शुड बी लेस देन 1. तो लेस देन 1 में कन्वर्जेंस आपका रेशियो टेस्ट से इंप्लाई हो जाएगा. ठीक है. लेस देन 1 में जो कन्वर्जेंस इंप्लाई होगा वो रेशियो टेस्ट से होगा. नाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंस इज एट द एंड पॉइंट. हो सकता है कि आपका एंड पॉइंट पर ये डाइवर्जेंट हो, तो उसके लिए हमें एंड पॉइंट्स को सेपरेटली चेक करना होगा. ठीक है. तो ये आपको ये चीज आपको रेशियो टेस्ट से वेरीफाई कर लेना है. रेशियो टेस्ट आपको दे देगा कि ये वैल्यू mod x की लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये कन्वर्जेंट होगा एब्सोल्युटली. तो x इक्वल्स टू 1 पर आपको डाइवर्जेंट है, ये क्लियर है, बिकॉज दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज. और आपने लेबनिट्ज टेस्ट पढ़ा हुआ है फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, तो वहां से आप बोल सकते हो कि जब आप x इक्वल्स टू -1 रखोगे तो इट विल बी अ सीरीज ऑफ दिस टाइप, -1 to the power n by n, and it will become convergent. कन्वर्जेंस के लिए यहाँ पर आपको देखना होगा द लेबनिट्ज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज. ठीक है. उसमें आपने एक क्लासिकल एग्जांपल देखा होगा, लेबनिट्ज टेस्ट. ठीक है. अभी इसका मतलब हमारा इंटरवल कैसा बनेगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस विल बी, so the interval of convergence is including -1 but excluding 1. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ साथ हमें एंड पॉइंट्स को भी चेक करना होगा, देन ओनली वी कैन मेक श्योर अबाउट द पॉसिबल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. ओके. एक और थर्ड एग्जांपल देखें, जो वो भी अगेन उसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो सेम आ जाएगा, बट द इंटरवल विल बी अ स्लाइटली डिफरेंट इंटरवल. सो वी हैव द सीरीज n x to the power n minus 1. अगेन यहाँ पर आपको देखना होगा कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है. सेम टेस्ट यूज करेंगे, दैट इज द रेशियो टेस्ट. और एंड में हम आपको एक टेस्ट और डिस्क्राइब करेंगे जिसको आप यूज कर सकते हो. दैट विल इन सम केसेस इट इज वेरी सिंपल, बट बिकॉज ये सारा आपके कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, सो नो नीड टू बॉदर अबाउट अ लॉट अबाउट दिस पावर सीरीज. ठीक है. तो पावर सीरीज के बारे में जस्ट बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. उसका पर्पस भी आपका सिर्फ टेलर सीरीज तक पहुंचने का है. सो दैट इज व्हाई इफ यू डू नॉट गेट एनीथिंग व्हिच इज आउट ऑफ दिस कंटेंट, तो आप उसको फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो. So the radius of convergence of this one is 1. Again, you need to verify this one, this claim. अगर radius of convergence यहाँ पर 1 आता है तो हमारे पास possible check points जो होंगे वो x equals to 1 and plus 1 and minus 1. So x equals to plus minus 1 पर हम चेक करेंगे. So for example आपने 1 रखा तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है क्या होगा. तो 1 रखने से तो डाइवर्जेंट सीरीज हो रहा है, सिग्मा n. Then what about if you put this x equals to -1? तो देखो डायरेक्टली आपने देखा होगा नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, लिमिट ऑफ द nth टर्म शुड बी 0.
nth टर्म जो आपका सीरीज का है, अगर वो 0 पे नहीं जा रहा तो आप बोल सकते हो कि ये सीरीज तो कन्वर्जेंट होना ही नहीं है। ये एग्री करते हैं सभी लोग इससे? इफ लिमिट ऑफ an इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिग्मा an इज डाइवर्जेंट। ये बात सभी लोग मानते हैं? ठीक है, अगर नहीं मानते तो अभी मान लीजिए, ठीक है, ऐसा सही है। तो लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन है, यानी ऐसा अगर ये नहीं बोल सकते कि अगर कन्वर्जेंट है तो ये चीज हो रहा हो। अगर ये चीज यानी एंड आपका जो लिमिट है, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी है, nth टर्म आपका 0 पर नहीं जा रहा है, so we are sure that the series is not convergent, that means it is divergent, but we will not say otherwise. ठीक है, अगर आपने सीरीज में ऐसा पढ़ा होगा, होपफुली पढ़ा होगा, ठीक है, तो ट्राई टू चेक इट अगेन, वंस अगेन आप सीरीज का नोट्स अपना चेक कर लो, तो आपको वहां पर ये दिखेगा। इस चीज को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो जाएगा दोनों सिनेरियो में, 1 और -1 दोनों रखने पर। तो 1 और -1 दोनों रखने से आपको पता चलेगा कि ये वाला जो कंडीशन है ना, ये दोनों में वायलेट हो रहा है। दैट मीन्स इट इज कन्वर्जेंट ऑन द इंटरवल। क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस? ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिकॉल कर लेना, इसको आप चेक करना अपने नोट्स में। इसी चीज को डायरेक्टली आप यूज करके बोल सकते हो x इक्वल्स टू प्लस और -1 पर ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट सीरीज है यहाँ पर। तो डाइवर्जेंट है तो एंड पॉइंट्स तो आपके निकल गए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका 1 आ रहा था, सो दैट मींस द इंटरवल इज ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर। अभी किसी को इसमें कुछ पूछना है तो ओके, सो वी विल सी दिस नाउ, वी विल सी टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज को हम लोग देखेंगे, दिस इज एज अ स्पेशल टाइप ऑफ पावर सीरीज। सो टेलर सीरीज इज treated as a special case of a power series। यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो किसी फंक्शन के थ्रू आ रहा होगा, और इसीलिए an जो होगा वो nth डेरिवेटिव से कहीं ना कहीं जाके ये रिलेट कर जाएगा। एंड इट विल लुक लाइक अ पावर सीरीज, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टेलर पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। तो टेलर पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री किसी भी फंक्शन के लिए आप टेलर पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकते हो nth डिग्री फॉर अ फंक्शन fx एंड पॉइंट c बिलोंगिंग टू r। किसी पर्टिकुलर फंक्शन fx को आपने लिया जो डिफरेंशिएबल है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, व्हिच इज डिफरेंशिएबल n टाइम्स, and then we can define the Taylor polynomial, which is Pnx, where n is the degree and x is the variable, and it is like this. This is f of c plus f prime c into x minus c plus f double prime c over 2 factorial x minus c whole square plus f nth derivative of f at c over n factorial x minus c whole to the power n. So that is called the Taylor polynomial of nth degree for a given function f. Now we need to see that this function, this polynomial will exist if the function is differentiable at the point c, and the differentiability is required n times. Should be at least n times differentiable. Then only the Taylor polynomial can be expressed around c. तो अगर आप इसको देखो तो ये क्या लग रहा है? पावर सीरीज के ही फॉर्म में जा रहा है, although it is a finite series. This is not an infinite series, but if the function is infinitely differentiable, we can generate an corresponding Taylor series. Okay, so this is the Taylor polynomial. But if this fx is infinitely differentiable, this is infinitely differentiable, then we get an infinite series.
that is the Taylor series. So that is the representation of fx in terms of an infinite series, and which is f rth derivative at c divided by r factorial into x minus c whole to the power r, where r starts from 0 up to infinity. So that is the Taylor series. Taylor series at x equals to c. तो अगर आप इस टर्म को देखो तो ये वाला टर्म आपका क्या हो रहा है, ये वाला टर्म आपका यहाँ पर ए आर हो रहा है. सो दिस इज ऑफ द सॉर्ट, दिस इज सिग्मा ए आर एक्स माइनस सी टू द पावर आर. नाउ द स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, जब आप जीरो के अराउंड लेते हो तो उसको टेलर सीरीज को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं. सो इफ दिस सी इज इक्वल टू 0, if this c is equal to 0, the Taylor series is known as Maclaurin series. ठीक है, Maclaurin series. तो पर्टिकुलर केस हो जाएगा, Maclaurin series is a particular case of the Taylor series. टेलर सीरीज कंप्यूट करने का मतलब क्या है? अगर हम किसी फंक्शन का टेलर सीरीज सपोज करो निकाल पा रहे हैं, सो व्हाट की पॉइंट्स वी कैन से अबाउट दैट सीरीज, दैट फंक्शन. सॉरी, सपोज करो आपने किसी पर्टिकुलर फंक्शन का टेलर सीरीज निकाल लिया. तो टेलर सीरीज अगर किसी फंक्शन का डिफाइन हो रहा है, दैट मींस द फंक्शन इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. दैट इज वन थिंग व्हिच वी कैन से. तो टेलर सीरीज आपका एग्जिस्ट करेगा, टेलर सीरीज exists at c belonging to R if the function fx is infinitely differentiable at x equals to c. That is the first point. Now सीरीज में आपने देखा था कि टेलर सीरीज के भी कन्वर्जेंस का बात होगा. सो टेलर सीरीज में अगर आप देखो तो सीरीज से कंपेयर करेंगे, पी एन एक्स यहाँ पर किस तरह बिहेव कर रहा है. सो पी एन एक्स इज द nth पार्शियल सम ऑफ द टेलर सीरीज. पी एन एक्स इज द nth पार्शियल सम ऑफ द टेलर सीरीज. ठीक है, तो कन्वर्जेंस आप देख सकते हो. कन्वर्जेंस आपको पता है कि लास्ट टाइम आपने देखा था जब सीरीज आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज डिपेंड्स ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस. और वो सीक्वेंस क्या होता है? वो सीक्वेंस होता है द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स. सो यू वांट टू नो अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज. सपोज वी वांट टू नो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. So what we will do is we try to develop a sequence. We try to form some sequence Sn. Sn क्या हो जाता है आपका? Sn is the sum of n terms 1 to n. अब आपके पास एक सीक्वेंस आ जाती है, तो ये सीक्वेंस आपके पास Sn है. If this sequence is convergent, or it is divergent, if and only if the series is convergent or divergent. तो एक्चुअली में क्या करते हैं हम लोग, सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को रिलेट कर देते हैं सीक्वेंस के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस से ना. ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ है. सो दिस इज जस्ट टू रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट. इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप रिकॉल करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टेलर पॉलिनोमियल nth डिग्री का आपने लिया है, दैट इज अ ट्रंकेशन ऑफ द टेलर सीरीज. ये बात सभी को समझ में आ रहा है ना? ट्रंकेशन ऑफ द टेलर सीरीज इज द nth डिग्री ऑफ nth डिग्री टेलर पॉलिनोमियल, and this concept of the convergence of the sequence of partial sum. Now all of you understand this, is it clear? partial sum का सीरीज का सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो आपका सीरीज कन्वर्जेंट होगा. okay, if anyone has doubt. okay, ठीक है. सो अब इसका यूज क्या कर सकते हैं? सी, यूज इज दैट टेलर सीरीज के जरिए से आप किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, यूजिंग दी टेलर सीरीज यू कैन रिप्रेजेंट ए फंक्शन अराउंड सम पॉइंट. इसी पॉइंट के अराउंड आप एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे. सो
Is this visible clearly, all of you? Yes, sir. No, sir. Screen is not. If there is some okay, now it is. Yes, sir. So सपोज करें कि हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन किया गया. लेट अस डिफाइन दिस फंक्शन fx which is represented in the form of a Taylor series. ठीक है, इसको हमने क्या किया, टेलर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहा. तो डिफाइन करते हैं पहले एक फंक्शन fx को in this way. It is defined on set of real numbers excluding 1 and -1 and it is taking real values. ठीक है, और फंक्शन आपने डिफाइन किया है, सपोज करो fx equals to 1 by 1 minus x. And we want to see what will be the Maclaurin series of this one. तो Maclaurin series के लिए हमें क्या करना होगा? What we have to do to find the Maclaurin series? देखो टेलर सीरीज के लिए जो करना होगा सेम मैक्लॉरिन सीरीज के लिए करना होगा, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट द वैल्यू व्हिच यू नीड टू टेक विल बी 0. तो आपको डेरिवेटिव्स निकालने होंगे. यू नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव्स. तो सबसे पहले आपको 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. So that comes out to be 1 upon 1 minus 0. So that will be 1. Now we need to find the first derivative of f at x equals to 0. So what will be the first derivative of x fx? 1 by 1 minus 1 by 1 minus x square. Now what will be the value at x equals to 0? x equals to 0 पे आपने देखा इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1. Then you need to find the second derivative of this one. So what will be f double dash x at x equals to 0? Second derivative of this function. One upon 1 minus x की power 3. ना, तो 2 upon 1 minus x to the power 3. ठीक है, इसमें आप x की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 2. ठीक है, चेक करते रहना आप लोग. देन द थर्ड डेरिवेटिव एट 0. तो थर्ड डेरिवेटिव अगर हम 0 पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस विल बी 6 2 into 3 upon 1 minus x to the power 4. This is again at 0. So ये हो जाएगा 2 into 3. So we can make a general conclusion about this one, that what it will look like if we take the fourth one and if we take the fifth one, or in general if we take the nth derivative. Excuse me, sir. Yes. सर 1 upon 1 minus x का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो -1 नहीं आएगा? हाँ, -1 तो आएगा, बात तो सही है आपकी. हाँ, तो -1 एंड इन f मींस तो थर्ड फिर- डेरिवेटिव में भी आएगा माइनस साइन. हाँ, बट एक्चुअली में चेन रूल यूज करेंगे यहाँ पे. 1 minus x का भी तो डेरिवेटिव करेंगे ना, तो फिर वो डेरिवेटिव से भी -1 आ जाएगा. तो अल्टीमेटली इट विल बिकम पॉजिटिव. अच्छा, ओके ओके. तो fn x क्या हो जाएगा यहाँ पे? fn x हमारे पास क्या आ जाएगा? जनरलाइज करके गेस कर सकते हो आप. ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और एक्सपोनेंट ऑफ 1 minus x को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये हो जाएगा 1 minus x to the power n plus 1. और यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अप टू n. ठीक है, अभी आप इसको चेक करना चाह रहे हो एट 0, तो इट विल बी n फैक्टोरियल. ठीक है, ये कैलकुलेशन हमारे पास अगर आ जाता है तो फिर हम मैक्लॉरिन सीरीज लिख सकते हैं. एंड द मैक्लॉरिन सीरीज इज मैक्लॉरिन सीरीज हमारे पास आ जाएगा. दिस इज कैसे लिखेंगे मैक्लॉरिन सीरीज? डेरिवेटिव्स के साथ f0 प्लस f डैश 0 x to the power 1 f double dash 0 x to the power 2. Is it okay? Yes, sir. So f triple dash 0 3 factorial x to the power 3 and you will continue in this way. तो अब वैल्यू जरा डेरिवेटिव की रखते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो डिनोमिनेटर में आप लिख रहे हो ना, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो 2 फैक्टोरियल, तो f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आ रही है? 2 फैक्टोरियल. तो ओवरऑल ये कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट इज 1 plus x square
plus x cube, and that is an infinite series. तो मैक्लॉरिन सीरीज आपका जो आ रहा है वो ये फंक्शन fx का fx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस x का सीरीज रिप्रेजेंटेशन हो गया. दिस इज द पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन अराउंड 0. This is the power series representation of the function fx, which is 1 by 1 minus x around 0. So now this can be used as an approximation of 1 upon 1 minus x. Infinite series है और आपने ऑलरेडी देखा कि अगर ये सीरीज अगर टेलर सीरीज कन्वर्ज कर रहा है किसी पर्टिकुलर फंक्शन पर, then this टेलर पॉलिनोमियल जो टेलर पॉलिनोमियल है p and x can be used to approximate the function fx. Okay. Now the question is we need to also check how better our approximation is. तो उसको चेक करने के लिए हम डिफाइन करेंगे what we call as the error term. Error term for the nth degree polynomial अगर आप चाहो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो. The absolute value of the error will be the difference in the values of the Taylor polynomial and the values of the function. That is called the error term, which is the error or the absolute error. Now, if it is convergent, if this p and x converges to fx in some interval x belonging to s, then this p and x must go to 0. ठीक है, तो एरर टर्म को हम क्या करते हैं, अगर हम कन्वर्जेंस चेक करना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्पस हमें ये देखना होगा कि एरर टर्म हमारा किधर जा रहा है. इफ द एरर टर्म इज गोइंग टू 0 as n goes to infinity, then we say that the Taylor polynomial is converging to the function fx, यानी इस फंक्शन का टेलर सीरीज उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटरवल में कन्वर्जेंट हो जाएगा. Okay, so what you can do is you can write the Maclaurin series for the few functions. Okay, that is the practice problem. So practice में क्या कर सकते हो आप, you can do one thing, you can write the Taylor series fx equals to e to the power x square. Write the Maclaurin series of this one, and the second you can take fx equals to sin x. Write its Maclaurin series. लिख सकते हैं what will be the Maclaurin series of sin x. आपने ऑलरेडी टेलर सीरीज इसका पढ़ा होगा, so you can just try to guess what will be the Maclaurin series. Series expansion around 0. ठीक है, तो इसका जो sin x का आपका सीरीज एक्सपेंशन होता है अराउंड 0, that is x minus x cube by 3 factorial plus x5 by 5 factorial and so on. So this is basically what we mean by the Maclaurin series of sin x. Now the question can be of convergence. ये जो सीरीज है आपका ये किस इंटरवल में कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, किस इंटरवल में कन्वर्जेंट होगा ये सीरीज. तो दिस इज कन्वर्जेंट फॉर x belonging to R. ठीक है, so can anyone tell what does this mean? X belonging to R के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है. So what practical use we can make of this? So one thing which we can do is to approximate the value of sine for a given value of x with a desired degree of accuracy. आपको एरर टर्म के साथ ये भी पता चल जाएगा कि जिस इंटरवल में आप सर्टेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के साथ इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हो उसका एरर कितना आ रहा है. तो e and x is giving the error estimate in approximation. Okay, so that is the part of this Taylor series. Next part में हम लोग जो देखेंगे Taylor series का वो Taylor's theorem देखेंगे, and then we will see a few examples how to get some inequality
from this Taylor theorem and the Taylor series. Infinite series से कैसे हम कुछ inequalities को derive कर सकते हैं, inequalities of functions. Now this Taylor series का जो यूज है, जैसे लास्ट टाइम जब हम लोग इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, so some of us were asking about